जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलेगी। तो ये पार्ट 8 है भारत तथा विश्व के भूगोल का, जो आपके एसएससी एमटीएस 2021 में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 141 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 141 नंबर लिखा है, भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में फिर खालिस्तान दिया है, भोजन की मुख्य फसल है। यानी आपसे पूछा गया कि भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में फिर ब्लैंक दिया है, भोजन की मुख्य फसल है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मक्का, फिर लिखा है गेहूँ, फिर लिखा हुआ है बाजरा और फिर लिखा है चावल। तो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, तो गेहूँ भोजन की मुख्य फसल है, ऐसा आप कह सकते हैं। यानी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 142 नंबर लिखा है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? पहला लिखा हुआ है दिहांग, फिर लिखा हुआ है पूरब गंगा, फिर लिखा गया है त्यांगस्पो, फिर लिखा हुआ है मंदाकिनी। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी दिहांग। कहने का मतलब जो अरुणाचल प्रदेश अपने भारत का एक राज्य है, उस राज्य में इस ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है दिहांग। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 143 नंबर लिखा है, वह समुद्र में पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध ऊपर से उठना और गिरना फिर खालिस्तान कहलाता है। यानी जो समुद्र का पानी होता है, आप लहर मान सकते हो, पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से उठना और गिरना, उसको क्या कहते हैं? पहला लिखा हुआ है पात, फिर लिखा हुआ है ज्वार भाटा, फिर लिखा है धारा, फिर लिखा है लहर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा, कहा जाता है समुद्र में ज्वार भाटा उठते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। तो कहने का मतलब उसी को यह क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध ऊपर से उठना, लयबद्ध रूप से उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 144 नंबर लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को उन्हें बोलने वालों की संख्या के अवरोही क्रम के अनुसार लिखे, मराठी, हिंदी और मैथिली। यानी 3 भाषाएं आपको दी गई हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को उन्हें बोलने वालों की संख्या के अवरोही क्रम के अनुसार लिखे। यानी भारत में कितने लोग ऐसे हैं जो मराठी ज़्यादा बोलते हैं, या हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, या मैथिली, तो उसका क्रम बताना है। तो आप यहीं से समझो, हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में, हिंदुस्तान में, यानी सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? हिंदी। तो आप पहले तो ऑप्शन वो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से ज़्यादा जल्दी सही होते हैं और एकदम करेक्ट भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप ये देखो हिंदी कहाँ कहाँ ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले में हिंदी दिया गया, दूसरे में नहीं दिया, क्रॉस लगा दीजिए, तीसरे में दिया गया और चौथे में नहीं दिया गया। यानी भारत में सबसे ज़्यादा लोग तो हिंदी बोलते हैं। अब उसके बाद अब बची आपकी 2। अब ऑप्शन भी 2 देखो कैंसिल हो गया। अब देखो एक इससे फ़ायदा क्या होता है, तुक्का मारने में भी एक तरीका होता है। जैसे अगर 4 ऑप्शनों में आप तुक्का मारोगे तो सही होने के चांस बहुत कम है। अब 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, अब 50% चांस है आपके आंसर को सही होने के। अब हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फिर बोली जाती है आपकी भारत में मराठी। तो इसके हिसाब से आंसर आपका ए सही हो जाएगा। यानी पहले हिंदी, फिर मराठी और फिर मैथिली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 145 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? यानी वो कौन सी नदी जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है, सब लोग जानते हो, गोदावरी नदी। पहला ही ऑप्शन दिया गया है गोदावरी नदी। यानी गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 146 नंबर लिखा है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में केरल ने साक्षरता के मामले में खालिस्तान फिर लिखा है हासिल किया है। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार, भारत की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में केरल ने साक्षरता के मामले में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। प्रथम, पहला स्थान है किसका? केरल का। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे या शिक्षित लोग कहाँ पर हैं? वो है केरला में। सबसे कम शिक्षित लोग कहाँ हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? वो होता है बिहार राज्य। यानी वो राज्य कौन सा है आपका? बिहार। तो दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इसकी हम चर्चा करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि 21 में जनगणना आपकी नहीं होती कोरोना महामारी की वजह से। वैसे भारत में हर 10 वर्ष में ये जनसंख्या की जनगणना होती है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने वर्षों में भारत में जनगणना की जाती है, तो उसका आंसर होगा 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 147 नंबर
लिखा है भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, यानी जो भारत में सड़कें हैं उनकी क्षमता के अनुसार उनके कितने भागों में बांटा गया। पहला लिखा 6, फिर लिखा 9 और फिर लिखा हुआ 3, फिर लिखा हुआ 5। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 6। यानी भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार 6 वर्गों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148 नंबर लिखा है तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश खालिस्तान में होती है, यानी जो तमिलनाडु है तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश होती है। पहला लिखा अक्टूबर और नवंबर में, फिर लिखा दिसंबर और जनवरी में, फिर लिखा अगस्त और सितंबर में, फिर लिखा फरवरी और मार्च में। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी अक्टूबर और नवंबर में। यानी जो तमिलनाडु है आपका तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश अक्टूबर और नवंबर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 नंबर लिखा हुआ नीता अपनी मित्र के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रहे हैं, वह इनमें से किस ग्रह के विषय में बात कर रहे हैं। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा दिए जाते हैं। आप लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए। लिखा है नीता अपने मित्र के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह, पॉइंट यहाँ पर ध्यान दो, अब सबसे छोटा ग्रह की बात कर रहा है। अब डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। पहला लिखा हुआ है शुक्र, फिर लिखा हुआ है बुध, फिर लिखा है मंगल और फिर लिखा है पृथ्वी। तो सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध। अगर सबसे बड़ा पूछा जाता तो वो होता है बृहस्पति। कौन सा हो जाता? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो शुक्र हो जाता है। नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। तो इस टाइप से ग्रहों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर भारत तथा विश्व के भूगोल में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 नंबर लिखा हुआ है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी जो भारत में आपके राजमार्ग हैं या राष्ट्रीय राजमार्ग उनमें सबसे लंबा कौन सा। लिखा है NH44, फिर लिखा है NH102, फिर लिखा हुआ NH7, फिर लिखा है NH22। तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यानी NH का मतलब हो गया नेशनल हाईवे और 44, यानी नेशनल हाईवे जो 44 है यानी NH44 या नेशनल हाईवे नंबर 44 ऐसे भी आप कह सकते हैं, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 151 नंबर 151 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं, यानी वाष्पीकरण की दर को कौन से कारक बढ़ाते हैं। पहला लिखा सतह के क्षेत्र में वृद्धि और फिर लिखा है आर्द्रता में कमी। तो ये आपको 2 पॉइंट दिए गए। अब आपसे पॉइंट्स में पूछा गया कि कौन सा सही कौन सा गलत। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं। तो सतह के क्षेत्र में वृद्धि, इससे भी आपका वाष्पीकरण बढ़ता है या वाष्पीकरण की दर बढ़ती। फिर लिखा आर्द्रता में कमी। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी। तो इन दोनों कारकों से ही वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा है ना तो 1 और ना ही 2, तो गलत हो जाएगा। फिर लिखा हुआ केवल 1, ये भी गलत हो जाएगा। फिर लिखा है 1 और 2 दोनों, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी सतह के क्षेत्र में वृद्धि करने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और यदि आप आर्द्रता अर्थात नमी में कमी कर दोगे तब भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152 नंबर लिखा हुआ देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है। कई बार चर्चा की, इसके पहले भी लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि देवप्रयाग में आपकी मिलती है अलकनंदा और भागीरथी। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहीं से इसका एक नई नदी का जन्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं गंगा। यानी गंगा हमारी डायरेक्ट हिमालय से नहीं निकलती, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, और वहीं देवप्रयाग में जब ये मिल जाती तो वहीं से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 153 नंबर लिखा है 2011 की जनगणना के प्रयोजन हेतु, फिर ब्लैंक दिया वर्ष और उससे, फिर लिखा हुआ है अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना गया। अब ध्यान दो जरा, यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी, कह रहा है प्रयोजन हेतु वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना गया। पहला लिखा है 7, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 6, फिर 5। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 7। यानी 2011 की जनगणना के प्रयोजन है तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति है जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है उसको साक्षर माना गया, यानी पढ़ा लिखा माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 154 नंबर लिखा है रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है, यानी जो रूस देश है जिसको हम लोग रसिया बोलते हैं, रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान। पहला लिखा है अमेजन, फिर लिखा है प्रेयरीज, फिर लिखा है कांगो, फिर लिखा है स्टेपीज। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 155 नंबर लिखा हुआ अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी जो 2022 के अप्रैल तक के सर्वे के अनुसार कह रहा भारत का कौन सा पड़ोसी देश
लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पहला लिखा है नेपाल, फिर लिखा है म्यांमार, फिर लिखा है भूटान, फिर लिखा है पाकिस्तान। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156 नंबर लिखा हुआ है, मृदा की क्या लिखा है? मृदा की इस परत का रंग गाढ़ा होता है और यह ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होती है। यह आमतौर पर नरम सरंध्र होती है और इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। फिर लिखा है इसे, फिर ब्लैंक दिया है, कहा जाता है, यानी इसे क्या कहा जाता है क्वेश्चन ये। पहले लिखा हुआ बी संस्तर स्थिति, फिर लिखा हुआ आधार शैल, फिर लिखा है सी संस्तर स्थिति, फिर लिखा है शीर्ष मृदा। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, यानी मृदा की इस परत का रंग गाढ़ा होता है, यानी जो शीर्ष मृदा है इसका रंग गाढ़ा होता है और यह ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होती है। यह आमतौर पर नरम सरंध्र होती है और इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, तो उसको हम लोग शीर्ष मृदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157 नंबर लिखा हुआ, निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है? नहीं वाला पूछा गया, ध्यान दीजिए, कभी कभार अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कह रहा निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता? पहला लिखा है क्रोमाइट, फिर लिखा है सोना, फिर लिखा है कोयला, फिर लिखा है लौह। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 158 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है? पहला लिखा है चिली, फिर लिखा है चीन, फिर लिखा है कोलंबिया, फिर लिखा है कनाडा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कनाडा। कनाडा जो देश है वो ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है, बाकी चिली, चीन, कोलंबिया ये ध्रुवीय देशों से संबंधित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 159 नंबर लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनसंख्या की सही सीमा है? यानी सही सीमा बताने लिखा है 120 130 करोड़, 1.2 या 1.3 बिलियन भी बोल सकते हैं, या 200 से 210 करोड़, 300 से 310 करोड़, 50 से 60 करोड़। तो सब लोग जानते हो, कहा जाता है बार बार, जितने भी नेता है भाषण देते, देश की 140 करोड़ जनता, देश की 140 करोड़ जनता। तो आप अंदाज़ा लगाइए 140 में आपका पहला ही ऑप्शन आ रहा है लगभग में, क्योंकि ये 2011 की जनगणना थी और अब तो और ज़्यादा हो गई होगी। 2011 की जनगणना में 120 से 130 करोड़ के बीच में थी, उसी को हम लोग 1.2 से 1.3 बिलियन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 160 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? कह रहा नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या मृदा के रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा है जनक शैल, दूसरा लिखा है समय, फिर लिखा है जलवायु, फिर लिखा है उच्चावच। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, यानी जनक शैल। यानी बाकी चीज़ों के जो गुणधर्म के बारे में बताता है, जो भी चीज़ें दी गई प्रश्न में, उसका आंसर हो जाएगा जनक शैल। तो यहाँ तक हम लोगों ने 160 क्वेश्चन कवर कर लिए और ये था पार्ट 8। कौन सा था? पार्ट 8। इसके पहले के यदि आपने 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हर वीडियो में एक हम चर्चा ज़रूर करते हैं कि यदि आपको एसएससी के लिए साइंस के 5000 क्वेश्चनों का कलेक्शन चाहिए, फिर से सुन लीजिए, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, क्या 5000 क्वेश्चन या 5000 से भी प्लस इस चैनल पर सीरीज आने वाली है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखो एसएससी साइंस का मतलब हो गया जिसमें फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी और बायोलॉजी होगी, और सबकी चर्चा डिटेल में की जाएगी और वो सभी इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट रखे जाएंगे जो आपके एसएससी के एग्जाम में बनते हैं। एसएससी का मतलब हो गया चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ, XYZ, कोई भी एसएससी का एग्जाम जहाँ जीके जीएस आपकी जनरल साइंस आती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उतने ही जल्दी हम तैयारी करके वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस जानकारी को, इन क्वेश्चनों को कर पाएँ और इस जानकारी को सुनकर और कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने जल्दी हम कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको वो सभी जीएस के क्वेश्चन करवाए जा सके और वो सीरीज़ रहेगी 5000 प्लस। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, 5000 प्लस की सीरीज़, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजी कठिन टॉपिक रहता है हमेशा जीके जीएस में, और उसके बाद फिजिक्स की डिटेल से चर्चा की जाएगी। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जीके जीएस, मैथ, बाकी सभी एसएससी के से रिलेटेड तैयारी करवाई जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।